हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ जो है वो आपको इंग्लिश में दिख रही है, बट एक्सप्लेनेशन पूरा आपको हिंदी में करवाया जाएगा। इसके साथ ही घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग साथ में इंक्लूड करते हैं, तो वो हम लोग पूरा हिंदी के ही पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थों के जो भौतिक गुण हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो पदार्थ जो होते हैं वो 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, 3 रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है आपका ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके साथ ही जो हर पदार्थ का जो अवस्था होती है, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे सॉलिड की बात की जाए तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद अगर हम लोग द्रव की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें प्रेशर आता है, सरफेस टेंशन आता है, साथ ही कैपिलैरिटी आती है, फ्लोटिंग आती है। ठीक है, ये सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगी और हर एक प्रोसेस को हम लोग, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इसका नाम है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहते हैं इसको हिंदी में। इसका अर्थ ये होता है कि यदि किसी बॉडी पे हम लोग कोई सॉलिड पदार्थ है, इस पर यदि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए, इसके जो शेप और साइज़ है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो यदि ये चेंज जो है फोर्स के हटने के बाद वापस अपनी शेप ले लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। और यदि फोर्स हटाने के बावजूद जो शेप और साइज़ में चेंज आया है, अगर वो बना रहता है, तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इलास्टिसिटी क्या होती है कि सॉलिड जो होती है उसके अपना एक शेप होता है, साइज़ होता है, और जब भी हम कोई फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका शेप और साइज़ जो होता है दोनों ही बदल जाते हैं। ठीक है, जब फोर्स हटाया जाता है और ये अपने नॉर्मल शेप और साइज़ में आ जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी, और यदि नहीं आता है तो उसको कहा जाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो हिंदी वर्ड होता है ये होता है प्रतिबल, और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, प्रतिबल का अर्थ ये होता है कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, इस पर यदि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि फोर्स जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है, और ये जो सब्सटेंस है, ये जो ठोस पदार्थ है, इसमें जो एटम्स पाए जाते हैं, जब इन पे फोर्स अप्लाई होता है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का 3rd लॉ ये कहता है कि यदि आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप बल अप्लाई करेंगे तो इसका एक प्रतिबल भी होगा। इसी तरह से स्ट्रेस जो होता है वो यहाँ के जो एटम्स होते हैं इस फोर्स को एक प्रतिबल देते हैं, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी प्रतिबल को, इसी रेजिस्टेंस को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, जिससे उसका शेप और साइज़ जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट होता है, तो उससे पहले क्या होता है कि इंटरनल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। जिस तरह से प्रेशर का यानी कि दाब का जो फॉर्मूला था वो भी होता है आपका प्रेशर अपॉन एरिया। फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर यानी कि दाब जो होता है ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन प्रतिबल और दाब में फ़र्क होता है। कैसा फ़र्क होता है कि यदि सॉलिड में किसी पदार्थ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरफ का जो सरफेस है, इस तरफ का जो सरफेस है पदार्थ पे, जो फोर्स यानी कि बल पर यूनिट एरिया जो लग रहा है, इसको तो हम लोग प्रेशर कहेंगे। पर जो एटम्स की वजह से एक प्रतिबल लगाया जा रहा है, एक रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है फोर्स के लिए, इसको हम लोग स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है इसको हम लोग प्रतिबल कहेंगे। ये भी, इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होगा, पर ये एक प्रतिबल है, रेजिस्टेंस है,
और दाब जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन, जिसको विकृति कहा जाता है। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो शेप और साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसका एक रेशियो हम लोग निकालते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ है, इसी रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ठोस पदार्थ था, इसका लेंथ L हुआ करता था, और जब इसमें हमने स्ट्रेस लगाया, जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, जिसके वजह से इसका लेंथ क्या था, अभी कम हो गया, डेल्टा L से कम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि डेल्टा L जो चेंज हुआ है और जो ओरिजिनली पहले L था, ये इसका जो रेशियो होगा, यही आपका विकृति कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है हुक्स लॉ। इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। हुक का जो नियम है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो हुक्स का नियम होता है ये कहता है कि जब लघु विकृतियाँ होती हैं तो उसके सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर इलास्टिक लिमिट में देखा जाए तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ भी देख सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी, कई बार देखा होगा आपने इसको। इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है यहाँ पे। ये आपका स्ट्रेस कहलाएगा वाई एक्सिस पे, और ये आपका स्ट्रेन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब तक ये लाइन सीधी है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन चलती जाती है, ये तब तक स्ट्रेट रहता है जब तक ये इलास्टिक लिमिट में रहता है। इलास्टिक लिमिट का अर्थ ये है कि यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट में, तो जो ठोस पदार्थ है वो वापस से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा अगर फोर्स वापस आप रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि स्ट्रेस जितना लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा। इस तरह से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो है वो चलता रहता है यहाँ तक। इसके बाद से हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद से यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट रहती है, मतलब पदार्थ जो है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन एक समय के बाद, एक स्ट्रेस की लिमिट के बाद क्या होता है कि इसके बाद जो डिफॉर्मिटी होती है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से परमानेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है डिफॉर्म होना, और इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यहाँ से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है कि यदि हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो हो सकता है कि इसकी लंबाई थोड़ी और बढ़ जाए, और अब जब लंबाई बढ़ रही है तो उसके बाद से क्या हो रहा है कि ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सभी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है सरफेस टेंशन, जिसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो यदि कोई द्रव है किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो इसका जो सरफेस होगा, यहाँ पे ये जो सरफेस बन रहा है इसका, जो कि सपोज़ ये आपने वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, और यहाँ पे हवा है, एयर है। ठीक, तो इसके बीच में क्या एक सरफेस बन रहा है जो कि पानी और हवा को अलग कर रहा है। ये जो सरफेस होता है ये तनाव की स्थिति में रहता है। किस तरह से रहता है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज़ ये एक मॉलिक्यूल है या एटम है यहाँ पे पानी का, और ये पानी के अंदर का है। ठीक है, तो अब जब पानी के अंदर का है तो चारों तरफ से एक खिंचाव महसूस हो रहा है दूसरे पानी के एटम के साथ, बट क्योंकि यहाँ पे ये हवा के साथ कांटेक्ट में है तो इधर वाला सरफेस जो है ये तो खिंचाव नहीं महसूस कर रहा है, यहाँ पे ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो इस तरह से ये जो स्थिति है, यहाँ से 3 तरह से इस पर फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पे इस पर 4 तरह से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये सरफेस बना रहा है, पानी और हवा का सरफेस बन रहा है, इसलिए ये स्थिति जो होती है इसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। एक और बात आपको यहाँ याद रखनी है कि सरफेस टेंशन ही वो कारण है जिसके वजह से जब पानी की जो बूंद गिरती है वो कुछ मिनिमम सरफेस एरिया लेती है। ठीक है, तो कम से कम जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको लेता है, और ये जो सरफेस होता है इसको हम लोग कहेंगे एक तरह से
स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसलिए ये जो पानी की बूंद होती है वो कुछ इस तरह का ही शेप होता है उसका। जो पृष्ठ तनाव होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। एक और चीज़ याद रखनी वाली है कि यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव होता है वो जैसे जैसे तापमान जो है वो बढ़ता है, पृष्ठ तनाव जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे वही स्फेरिकल शेप के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से पानी की जो बूंदें होती है वो उस शेप की होती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो ससंजक और आसंजक बल क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। अगर कोई एक एटम है और दूसरा एटम है, ठीक है, मान लीजिए ये पानी है, किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो पानी के अंदर का जो एक एटम है और दूसरा एटम है, दोनों एक ही समान है क्योंकि दोनों ही पानी के एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे कोहेसिव यानी कि ससंजक फोर्सेस, क्योंकि ये दोनों ही एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखें कि अगर कोई ग्लास है और उसमें पानी रखा हुआ है, तो ग्लास का अपना एक एटम है, ठीक है, अपना मॉलिक्यूल है, ये ग्लास का मॉलिक्यूल है और ये पानी का है। ठीक है, दोनों अलग कलर से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये पानी का है और ये ग्लास का है, ये दोनों ही अलग अलग किस्म के पदार्थ है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो आकर्षण बल लगेगा, इसको हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने मरकरी देखा है, ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर में यूज़ होता है। अगर कभी थर्मोमीटर टूट जाता है तो जो पारे होते हैं वो यदि आप हाथ में लेते हैं तो ये हाथ में चिपकते नहीं हैं। ठीक है, तो पारे की जो कोहेसिव फोर्स होती है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये सब आपस में ही मिल जाते हैं। अगर आप पारे को बीच से काटने की कोशिश करेंगे तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा, फिर से ये एक मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ससंजक बल जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आसंजक बल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए कि किसी सरफेस से चिपकते नहीं हैं या आपस में ही मिले रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिलैरिटी, जिसको केशिकात्व कहा जाता है। कैपिलैरिटी और केशिकात्व, इसमें करना क्या होता है कि एक कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, एक छोटी सी ग्लास ट्यूब जैसी होती है, बहुत छोटा इसका डायमीटर होता है, दोनों तरफ से खुली हुई होती है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कंटेनर है, इसमें पानी है, तो यदि पानी है और हमने ये ट्यूब डाली इसमें, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें जाएंगे और वो हर चीज़ जो कि जिनके कोहेसिव फोर्स जो होता है यानी कि ससंजक बल जो होता है वो कम होता है आसंजक बल से, तो क्या होगा कि वो पानी में इस ग्लास सरफेस पे जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो होगा वो कम होगा और एडहेसिव फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, जैसे कि पानी की स्थिति में होता है, तो उसमें क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए मरकरी की, पारे की बात की जाए, तो क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, तो आपस में ही ये सब मिले रहते हैं। तो अगर हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं जिसमें पारा लिया रखा हुआ है और इसमें हमने जब कैपिलरी ट्यूब डाली, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे कि ये कैपिलरी ट्यूब है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस जो है वो कुछ इस तरह से नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो होती है ये पारा के साथ यानी कि मरकरी के साथ देखने को मिलती है, और ये जो कंडीशन होती है ज़्यादातर आमतौर पे जितने भी लिक्विड होते हैं वो सभी इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि पानी की जो पौधों की जो जड़ें होती है, यदि हम लोग सिंचाई करते हैं उसमें पानी डालते हैं, तो क्योंकि जड़ों में पानी डालते हैं और जड़ों में एक तरह से जो जाइलम बने रहते हैं, जाइलम टिश्यूज़ बने रहते हैं,
वो क्या करते हैं कि यहाँ से पानी जो है उनकी जड़ों से लेते हैं और इस तरह से पौधों में पानी जो है वो ऊपर की तरफ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पॉसिबल तभी हो पाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पाइप जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे कैपिलैरिटी एक्शन हो रहा है और इस तरह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ पहुँचता जा रहा है। ठीक है, पानी तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे सिंचाई की है, लेकिन पानी जो है वो ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। किस वजह से पहुंचता है? ये कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से ही पहुंचता है। इसके साथ ही कुछ और भी एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग दिया जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग रुई यूज़ करते हैं उसमें, तो वहाँ पे तेल जो है वो धीरे धीरे रिसता हुआ ऊपर जाता है और इस तरह से दिया जो है वो जलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है ये कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी, जिसको श्यानता कहा जाता है हिंदी में। विस्कोसिटी का अर्थ ये होता है, इसको बहुत आसान शब्दों में समझा जाएगा, तो आसान शब्दों में समझ सकते हैं हम लोग गाढ़ापन। ठीक है, तो एक तरफ यदि आप पानी लीजिए तो पानी अगर हम किसी सरफेस पे फ्लो करवाते हैं तो वो एक तरह का स्मूथ फ्लो करता है, बट यदि पानी की जगह हम लोग शहद लेते हैं तो शहद क्या करता है, थोड़ा चिपचिपा होता है और थोड़ा धीरे धीरे बहता है। ठीक है, बहुत आसानी से नहीं बहता है, बहुत धीरे धीरे बहेगा और शायद एक समय के बाद रुक जाए यदि हम लोग पानी के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की श्यानता जो है वो कम है और शहद की जो श्यानता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस होने की वजह से क्या होता है कि ये गाढ़ा दिखता है और इसका जो यदि एक सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, सपोज़ ये कोई सरफेस है और इस पर कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रही है, तो धीरे धीरे देखा जाता है कि जब ये सरफेस के टच में आती है तो यहाँ पे ये थोड़ा रुकावट महसूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी जो होती है, इसका वेग जो होता है वो काफ़ी कम होता है या फिर हम लोग मान सकते हैं ज़ीरो होता है। बट जैसे जैसे ये ऊपर की सरफेस पे जाता है इसका वेग जो है वो बढ़ता जाता है और ये जो सबसे ऊपर की सतह होती है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो एक फ्लो का मैकेनिज़्म हो गया। बाकी जो श्यानता का मतलब होता है, अर्थ मैंने आपको बता दिया। यदि कोई सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है तो यानी कि उसकी श्यानता जो होती है वो ज़्यादा होती है, और यदि कोई हल्का होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, आराम से आसानी से फ्लो कर जाता है, तो उसकी श्यानता जो होती है वो कम होती है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या होती है, घटती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं हम लोग, यदि हम कोई सूप पीते हैं, सूप सबने पिया होगा, तो सूप जो है यदि ठंडा हो जाता है तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बट यदि हम उसको गर्म कर देते हैं तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है। यानी कि जो श्यानता है वो तापमान के साथ साथ यदि तापमान बढ़ाते हैं तो श्यानता घटती जाती है। ये हम लोग समझ सकते हैं विस्कोसिटी से। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और चीज़ें समझ सकते हैं हम लोग, जिस तरह से अगर मान लीजिए सॉलिड की बात की जाए, किसी ठोस की बात की जाए, तो एक सरफेस जब दूसरी सरफेस होती है, मतलब एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ से जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, घर्षण प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से यदि कोई एक लिक्विड की सतह दूसरी लिक्विड की सतह पे फ्लो करती है तो उसमें भी क्या होता है, एक तरह का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे ये जो शब्द है हम लोग इसको लिक्विड के तौर पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसको विस्कोसिटी कहते हैं, इसी को श्यानता कहा जाता है। यानी कि एक लेयर लिक्विड की एक सतह दूसरी सतह पे एक रिलेटिव एक अपोजिंग फोर्स, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो लिक्विड का फ्रिक्शन होता है, इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ हाई कंसनट्रेटेड फ्लूइड्स होते हैं, ज़्यादा गाढ़े फ्लूइड्स माने जाते हैं, हनी होता है, जैसे ग्लिसरीन होता है, तो ये क्या करता है, एक सतह को दूसरे सतह के ऊपर जल्दी फ्लो करने नहीं देता है, स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम कर देता है, इसीलिए ज़्यादा गाढ़े होते हैं और ज़्यादा दूर तक ये फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर, जिसको दाब कहा जाता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है, ये मैंने आपको समझाया है किस तरह से दाब और स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल में फ़र्क होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दाब और प्रतिबल का फ़र्क क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ऐसा यूनिट जो होती है ये भी सेम होती है। प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दाब का एक फॉर्मूला याद रखिएगा,
मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, उसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है कि इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है, प्रेशर कितना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से इस सतह से सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट देखेंगे, ठीक है, तो हाइट हो जाएगी h। उसके बाद पानी की डेंसिटी क्या होगी, तो मान लीजिए रो या फिर d जो है वो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा वो रो जी एच हो जाएगा, जिसमें रो क्या है, डेंसिटी है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच जो है वो इसका डेप्थ है, गहराई, कितने गहरा है, कितने गहरा आपने पॉइंट लिया हुआ है जिस पे हमें प्रेशर निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो ये सिंपल पेंडुलम वाली क्लॉक होती है कुछ इस तरह से, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, तो इसका जो आवर्त काल होता है, इसकी जो लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर पहले तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई होती है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो खिंचाव आता है और ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब इसका आवर्त काल देखते हैं। तो जो सरल लोलक होता है, इसका जो आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है T=2π√L/g, ठीक है। तो जिस तरह से L जो होता है वो इसकी लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका जो आवर्त काल होता है ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख सकते हैं आप √L के है। इसीलिए घड़ियाँ जो होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि इनका आवर्त काल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस वजह से घड़ियाँ जो है वो धीरे धीरे चलती हैं, सुस्त हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, इसके बीच की जो दूरी है मान लीजिए ये d है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके स्थान पे दुगनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या हो जाएगा। अभी पहले ये d था, मान लिया कि हमने ये इसका दुगना हो गया, यानी कि 2d हो गया। इसके बाद पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है आपके G m1m2/d² या फिर r² के बराबर होता है। यहाँ पे हमने डिस्टेंस d लिया है तो हम लोग d का पैमाना लेके चलेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि दूरी जो है वो दुगनी हो गई है, तो यहाँ पे ये फोर्स क्या हो जाएगा, 4d² हो जाएगा इसका, यानी कि पहले जो फोर्स हुआ करता था अभी उसका जो है चौथा भाग हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ किया गया है, एक सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा, एक पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, और जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पे पहले हमारा r² था, यानी कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर था, अभी यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4r² के बराबर हो जाएगा कि पहले का जो फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा जो दूसरा फोर्स है, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगी तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो घट जाएगा। कितना घटेगा, तो 1/4 घट जाएगा, ठीक है, दूरी का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी जो है यदि वो घूम रही है, ठीक है, अपने अक्ष पे यदि घूम रही है और हम यहाँ पे इस जगह पे, इस स्थान पे हैं, बहुत छोटे से इस स्थान पे है, तो हम भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूम रहे हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रुके हुए हैं, हम भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूम रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा
जो वेग है और पृथ्वी का जो वेग है वो एक समान है, तो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी वो तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो अगर हम अपने कक्ष में पृथ्वी की जो गति है उसकी अपेक्षा में हमारी जो गति है ये एक तरह से शून्य हो जाती है, तो हमारे बीच की एक रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो शून्य हो गई, क्योंकि हम भी उसी गति से घूम रहे हैं जिस गति से पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए हमें इस तेज गति का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अचानक से लुप्त हो जाए, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा, सही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि मास और ग्रेविटी, मास और वेट, भार, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो मास होता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वेट क्या होता है, mg होता है। अब g जो है वो लुप्त हो गया है, तो यहाँ पे भार जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि g ज़ीरो हो चुका है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। पर द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा, इसलिए वस्तु का भार जो है ये शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री जो है, ये जो अपना इनका जो रॉकेट होता है स्पेस पे जो जाता है, इसमें ये कभी सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। ठीक है, ये हमेशा देखा होगा आपने कि एक तरह से उसी में घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। इसका कारण ये होता है कि इनका जो स्पेस व्हीकल होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो गुरुत्व नहीं होने के कारण ये सभी लोग जो हैं वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसमें यदि कोई सेब जो है वो छोड़ा जाए तो क्या होगा, कि वो पृथ्वी की ओर गिरेगा। ठीक है, उससे एक सेब छोड़ा गया है, कोई स्पेस रॉकेट है, ठीक है, यहाँ से हमने एक सेब जो है उसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा कि ये पृथ्वी की ओर गिरेगा। दूसरा, कम गति से गतिवान होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या फिर अधिक गति के साथ गतिवान होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो यदि वहाँ से कोई सेब छोड़ा जाएगा तो अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का गुरुत्व नहीं होता है, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है। हर प्लैनेट का अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, तो अर्थ की अगर बात की जाए तो इसका अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स है, परंतु अंतरिक्ष में किसी भी तरह का गुरुत्वाकर्षण जो होता है बल नहीं होता है, इसलिए ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ठीक है, तो ये जो जियो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने उनका एक ऑर्बिट होता है, उसी में ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती रहती है, कॉन्टिन्यूअस स्पीड से चलती रहती हैं। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव में से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका ये जो अभिकेंद्र बल है ये कहाँ से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत ऑप्शन है, गलत है ये। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो जियो सैटेलाइट्स होती है यानी कि भू उपग्रह होते हैं, ये पृथ्वी के ही पास के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, कुछ इस तरह घूमते हैं कि इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको अपनी तरफ हमेशा खींचता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल के कारण जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, वो पृथ्वी के चक्कर जो है वो लगाता रहता है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके प्रभाव के कारण, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं इनको ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। पहला दिया हुआ है यह पृथ्वी से निकट है। ठीक है, तो पृथ्वी के निकट होने के कारण तो ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए भी
ये भी ऑप्शन गलत है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है तो उससे वायुमंडल का कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी गलत है। पृथ्वी की परिक्रमा करने से इसके वायुमंडल पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है वो है इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है इसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसी कारण से इसमें वायुमंडल नहीं होता है। ये हम लोग देख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, तो पहला है हमारा वर्षा की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार होती हैं, क्यों? ठीक है, तो ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जल में जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण जो बूंदें होती है वो लगभग गोलाकार फॉर्म में होती हैं। जब भी बारिश होती है तो जो बूंदें बनती हैं वो गोलाकार बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा शेप बनता है जिसमें जो सरफेस टेंशन हो वो मिनिमम हो, और सरफेस टेंशन मिनिमम तब ही होती है जब स्फेरिकल शेप बनता है। ठीक है, तो ये शेप तभी बनता है, गोलाकार शेप तभी बनता है, मतलब सरफेस टेंशन के कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही ये स्फेरिकल शेप जो है वो बनता है। नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? ठीक है, तो मान लीजिए कोई तेल है, यदि आप कोई पानी है, यदि आप उसमें कोई तेल डालते हैं तो वह सतह पर आप देखेंगे कि फैल जाता है, अलग अलग तरह से इस तरह से फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तेल जो है वो जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, गलत ऑप्शन है। तेल जो है वो जल की अपेक्षा कम घना होता है, घना से मतलब नहीं है इसका, फैल जाने का अर्थ जो होता है वो घना से यानी कि डेंसिटी से इसका नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है तेल का जो तल तनाव होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से अधिक होता है। ठीक है, तो अगर पानी से अधिक होता तो ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, बट तेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, एक जगह इकट्ठा ना हो करके ये पूरी सतह पर फैल जा रहा है। इसलिए माना जाता है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव है या फिर तल तनाव है ये पानी से कम होता है। यही कारण है कि तेल जो है वो फैल जाता है पानी की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के जो बुलबुले होते हैं इनके जो अंदर का दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो ये सोप बबल है। ठीक है, साबुन का बुलबुला है और बाहर का जो प्रेशर होता है, अगर वो बाहर का प्रेशर है पी एटमॉस्फेयर और अंदर का जो प्रेशर होता है ये सोप बबल का प्रेशर है, तो पी सोप लिख रही हूँ मैं आपको, साबुन के बुलबुले का प्रेशर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक माना जाता है साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है। नेक्स्ट है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? करेक्ट ऑप्शन ये है कि इसकी जो त्रिज्या होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की जो स्याही होती है ये निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो पेन की स्याही निकलने लगती है कब? जब हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं। तो पहला होता है वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्याही के आयतन से इसका कोई संबंध नहीं है, यह भार से भी कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है वायु दाब से। अभी जब हम लोग हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे होते हैं उस समय पे हम एक ऊंचाई पे उड़ान ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई पे रहते हैं, जब भी हम ऊंचाई पे रहते हैं तो यहाँ पे वायु दाब में कमी देखी जाती है। वायु दाब में यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या हो रहा है, अभी कमी आ रही है। प्रेशर में कमी के कारण क्या होता है, एक सक्शन प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से स्याही जो है वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पेन की जो स्याही होती है वो निकलने लगती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो जब भी तूफ़ानी मौसम आने वाला होता है तो बैरोमीटर जो होता है इसकी जो रीडिंग होती है उसमें अचानक गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि अचानक जो है वो प्रेशर जो होता है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो तूफ़ानी मौसम का जो सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई तरल है जो कि एक पाइप में फ्लो कर रहा है, तो हमें इसका बताना है प्रवाह का जो प्रोफाइल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो प्रवाह की प्रोफाइल, ये पाइप का सरफेस देख सकते हैं हम लोग,
ठीक है, मैंने आपको बताया था श्रयानता के कारण क्या होता है, जब सरफेस पे फ्लो करता है कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव जब फ्लो करता है तो एक तरह का रेजिस्टेंस फील करता है। ठीक है, ये पूरी तरह से खुल के फ्लो नहीं कर पाता है, सेम स्पीड के साथ फ्लो नहीं कर पाता है, सरफेस के साथ ये चिपकने शुरू करता है, रेजिस्टेंस फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस पे कम होगा, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसकी स्पीड जो होगी, वो वेग जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, तो कहीं पे भी आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिले वही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि सतह पर स्पीड जो है वो कम है और धीरे धीरे स्पीड क्या है, बढ़ती जा रही है। और बीच में अगर बात की जाए, पाइप के बीच की बात की जाए, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? यदि मात्रा बदलेगी तब भी उसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। इसको हम लोग समझते हैं, यदि कोई एक पदार्थ है, बड़ा पदार्थ है, इसको हमने दो हिस्से में काट दिया। ठीक है, जब हमने इसको दो हिस्से में काट दिया तो हमने देखा कि इसका द्रव्यमान क्या है, वो आधा हो गया। ठीक है, एक हिस्से का ये एक हिस्सा बदल गया, ये एक हिस्सा बदल गया। ठीक है, इसको हमने ए और बी में काट दिया, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों का आयतन जो है वो कम हो गया, इसके साथ ही इसका भार भी कम हो गया और इसका द्रव्यमान भी कम हो गया। क्या नहीं बदला? वो इसका घनत्व है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, वो इसका नहीं बदला, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ठीक है, तो 9 डिग्री तापमान था, उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, तो इसमें जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयतन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, डेंसिटी के फॉर्मूला है, घनत्व जो होता है डेंसिटी, रो इज इक्वल्स टू मास यानी कि द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। अभी यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने लायक है कि पानी का एक कुछ अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो इसकी डेंसिटी थी उसके बाद ये डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे घनत्व जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, तो यदि घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, घटेगा। तो आयतन जो है वो पहले घटेगा 9 डिग्री से 4 डिग्री तक, उसके बाद आयतन जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद घटेगा। ठीक है, सॉरी, जो इसका डेंसिटी है यानी कि जो इसका घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा था, सबसे मैक्सिमम था। अभी 4 से 3 में इसका घनत्व क्या हुआ, घट गया। घनत्व घटने के वजह से जो इसका आयतन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, पॉजिटिव 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी जो है वो बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जो जलीय जंतु होते हैं वो जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, पहला ऑप्शन है वे बर्फ़ में सांस ले सकते हैं, गलत है। उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की जो ऊपरी सतह है इसके नीचे पानी रहता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। देखा होगा आपने कि आइस जो है वो ऊपर की सतह पर जम जाती है बट नीचे का जो सरफेस होता है वो अभी भी पानी रहता है। ठीक है, इसी कारण से जो जंतु होते हैं वो नीचे की सतह पर चले जाते हैं और यहाँ पे जो पानी रहता है, ठंडा पानी, इसी में अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं उस समय तक जब तक ये ठंड का मौसम रहता है या फिर सतह पर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है,
नेक्स्ट है बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की जो तली होती है इस पर जल नहीं जम जाता है। ठीक है, तो जल जो है वो जमता नहीं है, सतह पर नहीं जमता है, मतलब नीचे की सतह पर, ऊपरी सतह पर बर्फ़ जो है वो जम जाती है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो पारे यानी कि मरकरी पे तैरती रहती है, लोहे की कील अगर रखी जाए वहीं पानी में रखा जाए तो वो नीचे सतह पर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहला है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने का कारण, गलत है। लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है, तो पानी से इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लोहे की डेंसिटी, बट अगर हम लोग मरकरी का बात की जाए, पारे की बात की जाए, तो उसका जो घनत्व होता है वो लोहे से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोहा है उसका घनत्व ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा भारी महसूस करेगा पानी के कंपैरिजन में, तो पानी जो है वो हल्का हो जाएगा और लोहा भारी हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। परंतु अगर पारे की बात की जाए तो उसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है लोहे की तुलना में, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो लोहा है वो इस पर तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आ रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। साइंस का जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर जो सब्जेक्ट का लेक्चर पढ़ाया जा रहा है इसको आपको साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है। और मेरा यही सजेशन रहता है कि जिस तरह से लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए इसके साथ साथ ही पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम जा रहे हैं साइंस के लेक्चर पे, बट ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।